साथियों, एक तरफ रोनाल्डो जैसा महान चरित्र हमारे सामने उभर कर आया है, जिसको पता है कि कोक जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वह नहीं चाहता कि वह अपने फॉलोअर्स को किसी भी रूप में कोक पीने के लिए प्रेरित करे, चाहे उसे अपना आर्थिक अत्याचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी न्यायिक क्षमता पर सवाल उठता है। क्योंकि इस देश में रोज हजारों लोगों पर अन्याय होता है, तो आपको हजारों अन्यायों में शामिल होना चाहिए, हजारों आंदोलन करने चाहिए, आपको आंदोलन ही करने चाहिए। फिर आप राजनीति जब जाकर देखता हूं तो ऐसा हीरो हमने कोई नहीं देखा। बाबा साहेब ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहेब कांशीराम जी, ये हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने इतने महानतम कार्य किए कि इस देश की शासन सत्ता को जय भीम, नमो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे समाज में दोहरे चरित्र पर कि जो दोहरे चरित्र के लोग जो हैं वो किस तरह से आपके सामने कुछ और करते हैं और कहते हैं और अपनी निजी जिंदगी में, अपनी असल जिंदगी में कुछ और करते हैं और कुछ और सोचते हैं। साथियों, मैंने अभी पीछे एक वीडियो डाला था राजेंद्र पाल गौतम जी के ऊपर, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और दिल्ली में एकमात्र विधायक और मंत्री हैं जो बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट का प्रतिनिधित्व सरकार में कर रहे हैं। साथियों, मैंने उनका जो अभी प्रयास है 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने का, उसके बारे में उसमें चर्चा की थी कि उनके पास सिर्फ ख्वाब ही ख्वाब है, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए कोई योजना हमारे सामने अब तक नहीं आई है कि कितना समय है, कितने लोग हैं, कितने साधन है उनके पास और उस साधन को किस तरह से प्रयोग करेंगे कि वह अपने उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। जब यह वीडियो डाला तो उस पर एक कमेंट आया जिसमें कि कोई राजेंद्र प्रसाद जी हैं, शायद उनका राजेंद्र पाल गौतम जी से किसी प्रकार का लगाव होगा, उनके साथ किसी न किसी तरह के जुड़े होंगे, इसीलिए उन्होंने यह कमेंट किया। उन्होंने कहा कि बिना दुल्हे के बारात नहीं होती सर, राजेंद्र सर ठीक कर रहे हैं। इनको मैंने इस कमेंट का जवाब देते हुए लिखा कि तुम सही कह रहे हो भाई, और दूल्हा तो दूल्हा ही है, चाहे दूल्हा लूला हो, लंगड़ा हो या बहरा ही क्यों ना हो। साथियों, इसके अलावा इस बात को समझने के लिए कि राजेंद्र पाल गौतम जी क्या कर रहे हैं और क्या करने के लिए वे मजबूर हैं, इस चीज को हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। इस बात को समझाने से पहले मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। अभी एक ऐड आपने देखा होगा, एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि एक बहुत ही मशहूर फुटबॉलर है, फुटबॉल प्लेयर है रोनाल्डो, उसका एक इंटरव्यू आया है। उस इंटरव्यू में सामने मेज रखी है और मेज पर जो है कोक रखी है, और रोनाल्डो उस कोक को हटाकर साइड में कर देता है और पानी की बोतल को उठा लेता है और वो कहता है कि पानी जो है जिंदगी के लिए बेहतर है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद कोक की सारी मार्केट तबाह हो गई। इस वीडियो से भारत के लोगों को सबक लेने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के लोग जो हैं अंधविश्वासी हैं, अंधभक्त हैं। हमने सचिन तेंदुलकर को इस देश में कोक का ऐड करते हुए देखा, अमिताभ बच्चन को कोक का ऐड करते हुए देखा, अक्षय कुमार को भी हमने कोक का ऐड करते हुए देखा। जितनी भी मशहूर हस्तियां हैं, फिल्मी हस्तियां हों या कोई भी जिनका किसी न किसी तरीके से जनता के प्रति जुड़ाव है, उनको हमने कोक की ऐड करते हुए देखा। साथियों, एक तरफ रोनाल्डो जैसा महान चरित्र हमारे सामने उभर कर आया है, जिसको पता है कि कोक जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वह नहीं चाहता कि वह अपने फॉलोअर्स को किसी भी रूप में कोक पीने के लिए प्रेरित करे, चाहे उसे अपना आर्थिक नुकसान ही क्यों ना हो। बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उसको हुआ, लेकिन उसने उस आर्थिक नुकसान की परवाह नहीं की। उसने जनता में यह मैसेज दिया कि इस कोक से कहीं ज्यादा बेहतर है आपके स्वास्थ्य के लिए पानी, शुद्ध पानी। जबकि हम अपने देश में देखते हैं साथियों कि हमारे देश के जो ये महानायक और नायक और खिलाड़ी, इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से साथियों, मैं आपको जो है इस बात के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो सच्चे लोग होते हैं वो अपने लोगों को
नेतृत्व प्रदान करते हैं, सच्चा नेतृत्व, उनको गुमराह नहीं करते हैं, जैसे कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस में वे शामिल हुए? नहीं, गलत बात। वे कांग्रेस में कभी शामिल नहीं हुए। आप लोगों के बीच में आरएसएस और कांग्रेसी जो है ये प्रचार अवश्य करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी कांग्रेस में शामिल हुए थे और मंत्री पद पर आए थे, पहले कानून मंत्री बने थे। ये बिल्कुल गलत बात है। नेहरू सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की योग्यता को देखते हुए, उनकी पद प्रतिष्ठा और प्रभाव को देखते हुए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया था। और क्योंकि मंत्रिमंडल जो है कांग्रेस का था, सरकार कांग्रेस की थी, इसलिए उनके ऊपर एक कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुए ना, फिर वो एमपी बने, तो कांग्रेस की तरफ से जो है वो वहां पर संसद में नुमाइंदगी दे रहे थे। सिर्फ इतना भर था। लेकिन पूरे कार्यकाल में आप देखिए कि कांग्रेस की किस नीति का उन्होंने समर्थन किया और कांग्रेस के लिए उन्होंने कितना प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कांग्रेस की हर गलत नीति का जो उनके समाज के खिलाफ थे उसका भरपूर विरोध किया। कभी उन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी कि उनके पास वो मंत्री पद रहेगा या नहीं रहेगा। तो आज फिर हमारे सामने एक समस्या के रूप में एक बात निकल के आ रही है कि राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि हमारे मिशन मूवमेंट से हैं, दिल्ली में 12 विधायकों में से एकमात्र मिशन मूवमेंट को जानने वाले, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं। अब वो उत्तर प्रदेश में आकर हमारे लोगों से मिल रहे हैं। पहली बात तो यह है साथियों कि दिल्ली में सिर्फ एक सीट तो मिली है ना हमारे मिशन मूवमेंट को। अगर दिल्ली में सिर्फ एक सीट मिली है तो उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम जी का बिल्कुल भी यह अधिकार नहीं बनता समाज के ऊपर कि वह समाज की अन्य सीटों पर जाकर वहां पर समाज के लोगों से बातचीत करके और केजरीवाल जी के लिए वोट मांगे। लेकिन एक संगठन की कुछ मर्यादाएं होती हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी में कोई व्यक्ति शामिल होता है तो वह उसके राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध होता है। वह उस पार्टी की नियमावली से, उसकी मर्यादाओं से बंधा हुआ होता है और वह कभी भी उस संगठन के विरोध में जाकर कार्य नहीं कर सकता। लेकिन बाबा साहब थे। बाबा साहब की तुलना हम किसी भी व्यक्ति से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज जो है व्यक्ति किसी और पार्टी में शामिल हो रहा है तो वह अपनी पदलोलुपता, अपने स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थ के लिए हो रहा है। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी की मैं तारीफ करना चाहता हूं कि उनके अंदर मिशन मूवमेंट है। मैं कभी भी किसी व्यक्ति की निरर्थक आलोचना नहीं करता, मैं कभी भी गैर जरूरी आलोचना नहीं करता, जितनी जरूरी है उतनी करता हूं। वो इसलिए करता हूं ताकि समाज जो है गुमराह ना हो। समाज जो है उस मजबूरी को समझकर, उनकी मजबूरी हो सकती है, समाज की मजबूरी नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम जी समाज के बीच में आएंगे और आपसे जो है केजरीवाल जी के लिए वोट मांगेंगे, क्योंकि आपसे आकर गुप्त रूप में भी वो ये नहीं कहेंगे कि केजरीवाल को वोट मत देना, ये हमारे मिशन मूवमेंट का नहीं है। ऐसा कभी नहीं कह सकते। वो आपसे आकर गुप्त रूप में भी ये कहेंगे केजरीवाल जी को वोट देना। लेकिन यह आपके विवेक पर निर्भर है कि आप राजेंद्र पाल गौतम जी की बात को किस तरह से लेते हैं। आपको समझना चाहिए कि एकमात्र विधायक, एकमात्र मंत्री है केजरीवाल सरकार में जो हमारे मिशन मूवमेंट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह इस तरीके से है जैसे कि कुत्तों के बीच में कोई बकरी फंस गई हो और चारों तरफ कुत्ते उसको दबोच रखे हो। अब वो जो बकरी है वो क्या करेगी? वो तो मिमियाएगी ना। उसके पास मिमियाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और जो भी साधन मिलेगा वो बकरी जो है उस साधन का प्रयोग करके उन कुत्तों के चुंगल से बाहर निकलने का प्रयास करेगी। तो हमें यह समझना चाहिए कि चाहे दिल्ली में हो, चाहे यूपी में हो, राजेंद्र पाल गौतम जी अगर केजरीवाल जी के लिए, केजरीवाल की पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं तो यह उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन समाज की कोई मजबूरी नहीं है। समाज की कोई मजबूरी नहीं है। समाज उनको सुने, उनको समझे, और जहां पर समाज को लगे कि मेरा मिशन मूवमेंट, मेरे महापुरुषों का आंदोलन इस पार्टी को वोट देने से पूरा होता है, तो वहीं जाकर उसको वोट दे। और मैं बहुजन समाज के लोगों से बिल्कुल अपील करूंगा, स्पष्ट अपील करूंगा कि अभी हाल फिलहाल में हमारे पास उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी आपके पास विकल्प के रूप में आ रही है तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ा धोखा है। मैं चंद्रशेखर का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर जो योग्यता है उसी योग्यता का यूज समाज के लिए हो सकता है, और जो योग्यता नहीं है उसका समाज के लिए यूज नहीं होगा, बल्कि उसका नुकसान हो जाएगा।
साथियों, आज चंद्रशेखर आजाद की जो है इस देश में, हमारे समाज में पहचान है, वो किस तरीके से है, कैसी है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद हमें फिल्मों के उस हीरो की तरह लगता है जो एक्शन फिल्मों का हीरो है, और समाज में हम जानते हैं कि सभी को एक्शन फिल्में अच्छी लगती हैं। एक्शन फिल्में, यदि फिल्म में एक्शन नहीं है, मार धाड़ नहीं है, तो अधिकतर लोग उसे पसंद नहीं करते। फैमिली मूवी है तो लोग पसंद नहीं करते। और जो कला फिल्में होती हैं जिसमें कि एक कलाकार की कला का प्रदर्शन होता है, सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन होता है, वो तो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो चंद्रशेखर आजाद जो है हमारे युवाओं का एक एक्शन हीरो है, क्योंकि उसने जो है जहां भी लड़ाई झगड़ा होता है वहां पर जाके कूद जाता है। उसने लोगों को यह सिखाया कि जाति पर गर्व करना जो है अच्छी बात है, जाति पर अहंकार करो, गर्व करो, उससे डरो मत। एक पक्ष तो ठीक है कि अपने आप को छोटी जाति का मत समझो, अपने आप को नीच मत समझो, अपने आप को हीन मत समझो, अपने इतिहास पर गर्व पैदा करो। लेकिन इस देश में परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं कहा, बल्कि जातिवाद को मिटाने के लिए प्रयास करने के लिए कहा है। तो हमारा प्रयास सिर्फ यहां तक रहना चाहिए कि हमें बिल्कुल भी किसी भी हालात में अपनी जाति पर, अपने इतिहास पर हीनता महसूस नहीं करनी है, बल्कि उसका गौरव हमें देखना है, गौरव समझना है, और गौरवशाली इतिहास है हमारा। तो साथियों, अगर मैं चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक तरीके से मैं अगर बात करना चाहूं कि वह किस तरह से हमारे मिशन मूवमेंट के लिए कार्य कर रहा है, तो इतिहास में जब जाकर देखता हूं तो ऐसा हीरो हमने कोई नहीं देखा। बाबा साहेब, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहेब कांसीराम जी, ये हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने इतने महानतम कार्य किए कि इस देश की शासन सत्ता को पलट कर रख दिया, इस देश की सामाजिक व्यवस्था को पलट कर रख दिया। लेकिन वो एक एक्शन हीरो के रूप में नहीं उभरे, उन्होंने किसी लड़ाई झगड़े में भाग नहीं लिया। एक बार की बात है, जब परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 26 अलीपुर रोड पर निवास करते थे, मंत्री पद पर थे, तो 5-7 लोग रात को उनके पास पहुंचे। रात के करीबन 12-1 बजे का टाइम हो रहा होगा। उन्होंने चौकीदार से गुहार लगाई कि हमें बाबा साहब से तुरंत मिलना है, हम बहुत संकट में हैं। तो बाबा साहब के पास जब चौकीदार गया तो उन्हें अनुमति मिली, और वे लोग बाबा साहब से मिलने के लिए तुरंत वहां पहुंचे, और बाबा साहब के सामने रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, चिल्लाने लगे कि बाबा साहब हम बचा लीजिए, बाबा साहब हमें बचा लीजिए। उन ऊंची जाति के लोगों ने हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके हमें मारने पीटने का कार्य किया है, हमें वहां से भगा दिया है, बाबा साहब हम बचा लीजिए। साथियों, बाबा साहब के गुस्से का जो है आलम क्या था, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो उनके ऊपर गरजे, वो चिल्लाए, वे बोले कि अरे कायरो, तुम यहां आने से पहले तुम कहीं नदी नाले में डूबकर मर क्यों नहीं गए? अरे वे लोग जब तुम्हारी बहन बेटी इज्जत लूट रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? तुम चीख रहे, चिल्ला रहे थे? तुम्हें तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। तुमने उनकी हत्या क्यों नहीं कर दी? तुमने उन लोगों को मार क्यों नहीं डाला? जब तुम्हारी बहन बेटियों की उन्होंने इज्जत लूटी तो तुम उनको मार कर मेरे पास आते, तो मैं वकील हूं और मैं तुम्हें बचाने का काम करता, और तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवा कर मेरे पास गुहार लगाना है कि मैं बचाऊं। इस देश में रोज हमारे देश की महिलाओं पर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। मैं कहां कहां जाके बचाऊंगा उनको? मैं किस किस को बचाने जाऊंगा? लेकिन अगर तुम उनकी हत्या करके उनको मार कर मेरे पास आ जाओगे तो मैं अपने कानून के सहारे से, अपनी कानूनी योग्यता के सहारे से तुम्हें बचा लूंगा। तो साथियों, ये समझने की बात है, वो एक सहारनपुर का कांड हो या फिर दिल्ली में रविदास मंदिर का कांड हो, चंद्रशेखर आजाद ने क्या वो जंग लड़ी? वहां पर क्या हुआ? कितने लोग हमारे मारे गए? उनका क्या हुआ? यहां पर जब दिल्ली में वह रविदास मंदिर के आंदोलन में आया तो हमने अपनी आंखों से देखा कि जैसे ही पुलिस आई वैसे ही वो बेहोश होकर गिर गया। वहां तलवार लेकर ऐसे लहरा रहा है, ऐसे 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 लहरा रहा है। ये किस तरह की हरकतें हैं? और हमारे नौजवान जो उससे बहुत प्रेरणा ले रहे हैं, पीछे पगला रहे हैं। साथियों, अगर आप जो है बल से अपने दमन को रोकना चाहते हो, अपने अत्याचार को रोकना चाहते हो, बात ठीक है, बल का प्रयोग करोगे आप, लेकिन उस बल का प्रयोग ऐसा होना चाहिए कि वह दमन रुकना चाहिए, वह अत्याचार रुकना चाहिए, वह दमन और अत्याचार रुकना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए।
अगर दमन और अत्याचार रोकने की बजाय बढ़ने लगे या फिर कुछ और तरीके अख्तियार कर ले, कुछ और रूप में आपके सामने आने लगे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी रणनीति में खोट थी। तो साथियों, हम देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी के अंदर क्या योग्यताएं हैं, क्या प्रतिभा है, उसका आकलन हमारे समाज को, हमारे समाज के युवाओं को करना चाहिए। मात्र इस बात से कि चंद्रशेखर आजाद जो है हर आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाता है, जहां अत्याचार होता है वहां पहुंच जाता है, ये कार्य तो हमारे नेता कर सकते हैं कि जहां अत्याचार हो वहीं पहुंच जाए। हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचते हैं। हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो ही आंदोलन शुरू करते हैं। उनके आंदोलन करने के बाद ही तो चंद्रशेखर आजाद को पता लगता है कि हाँ, वहां पर यह घटना घटी है। जिस प्रकार से हम यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपके सामने तमाम तरह की घटनाओं को प्रेषित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तभी तो पता लगता है इन लोगों को। तो क्या हम लोग वह कार्य नहीं कर रहे हैं? हम लोग भी वह कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक नेता होते हैं, उनका यह कार्य नहीं है कि वे जहां पर अत्याचार हो रहा है वहां जाकर उस अत्याचार में आंदोलन करने लग जाए। एक अत्याचार नहीं है जिसके लिए आंदोलन करना है। अगर आप एक अत्याचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी न्यायिक क्षमता पर सवाल उठता है। क्योंकि इस देश में रोज हजारों लोगों पर अन्याय होता है, तो आपको हजारों अन्यायों में शामिल होना चाहिए, हजारों आंदोलन करने चाहिए, आपको आंदोलन ही करने चाहिए, फिर आप राजनीतिक शक्ति भूल जाइए। लेकिन यदि आप इस देश की शासन सत्ता में परिवर्तन कर देते हैं तो फिर हजारों लोगों पर होने वाला अन्याय एकदम से रुक जाता है। जैसे कि बहन जी के साथ शासन आया तो राजा भैया जैसे गुंडे जिनकी तूती बोलती थी, एक बार जब मैं इलाहाबाद गया तो इलाहाबाद से पहले 80 किलोमीटर पहले कुंडा जिला पड़ता है, जो कि राजा भैया का इलाका है। वहां पर मैं किसी काम से गया था। मैं तांगे पर बैठा तो तांगे वाले से मैंने सिर्फ जिक्र मात्र किया था कि भैया यहाँ पे राजा भैया का कोई मतलब जो है सुना है कि यहाँ पे राजा भैया रहने वाला है यहाँ का। तो उसने कहा, बाबूजी आप बात मत करिएगा, राजा भैया का नाम मत लीजिए। अभी कल ही यहाँ पर जो है दिन दहाड़े दिन के 12 बजे यहाँ पर एक आदमी को काट दिया है भरे बाजार। इतनी तूती बोलती थी उसकी, इतनी दहशत थी लोगों में। और जब बहन जी का शासन आया तो सबसे पहले उस राजा भैया को जेल में भेजने का कार्य बहन जी ने किया। जिस व्यक्ति की उस प्रदेश में तूती बोलती है गुंडई के कारण, उस गुंडे को अगर जेल के पीछे भेज दिया जाए तो लोगों में जो है शक्ति का संचार होगा या निर्बलता आएगी। तो सोचिए साथियों कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। हमें हर अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करने की बजाय वहां पर लोगों को जाकर उस आंदोलन के प्रेरित करना चाहिए, जिस आंदोलन से न केवल उस आंदोलन को रिलीफ मिलेगा बल्कि और होने वाले अत्याचारों पर लगाम कसेगी, उनको भी रिलीफ मिलेगा। तो साथियों, यहां पर यह समझने वाली बात है कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी यूपी में अब चुनाव लड़ रहे हैं तो वो किस तरह के सामाजिक सरोकार से सरोकार रखते हैं, वह महापुरुषों के किस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, मैं अब सिर्फ आपसे यह पूछना चाहता हूं कि चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम जी आपके पास आए और केजरीवाल जी के लिए वोट मांगे, क्योंकि वो तो लड़ नहीं रहे चुनाव वहां पर, जाहिर सी बात है केजरीवाल जी की पार्टी का कोई व्यक्ति वहां लड़ेगा और उसके लिए वो वोट मांगेंगे। और चाहे वो एएसपी का कोई नुमाइंदा या चंद्रशेखर आजाद आपके बीच में आए और वो अपने लिए वोट मांगे, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे, ये दोनों लोग जो हैं किस पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे, मैं सिर्फ आपसे इतना सवाल पूछना चाहता हूं। क्या वे कांग्रेस की पार्टी के जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाएंगे, बीजेपी के में लगाएंगे, या फिर ये दोनों मिलकर आपस में आम आदमी पार्टी और एएसपी के एक दूसरे के सेंध लगाएंगे, क्योंकि इनके तो वोट बैंक ही नहीं, अभी क्या सेंध लगाएंगे। साथियों, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सीधे तौर पर अभी बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। तो साथियों, मैं सिर्फ आपको जो इतना ही कहना चाहूंगा कि 2022 को देखते हुए, और जब हमने यूपी में कभी भी हम गए हैं तो वहां पर अन्य समाज ने भी बहन जी की तारीफ की है, बहन जी शासन की तारीफ की है कि बहुत अच्छा शासन था, उसके जैसा शासन हमें देखने को नहीं मिला। जब अन्य समाज वह तारीफ कर रहा है और वह अन्य समाज भी जब बहन जी शासन को चाह रहा है, तो हमारे समाज को एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर जो है एक ही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो नौसिखिए लोग हैं, नई नई पार्टियां आई हैं, उनके ऊपर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले भी अपने समाज का वोट लेकर आएँ, अपने समाज का वोट लेकर दिखाएं आपको जो है, फिर उसके बाद आप जो है सोच सकते हैं कभी जो है। लेकिन हाल फिलहाल में जो है 2022 में आपको एक सोच के साथ में आपको अपने निर्णय पर कायम रहना है। हो सकता है कि आपकी पसंद के प्रतिनिधि को पार्टी टिकट ना दे, कुछ भी हो, लेकिन आपको जो है इस समय
सिर्फ अपने मिशन मूवमेंट को देखना है, क्योंकि जो मिशन मूवमेंट है वह यह कहता है कि यदि आपकी सत्ता रहेगी तो आपकी हिफाजत कभी भी हो सकती है, और अगर आपकी सत्ता नहीं रहती है तो आप पर कभी भी अत्याचार हो सकता है। और पिछले कार्यकाल में आपने देखा कि नाना प्रकार के अत्याचार इस समाज पर हुए हैं। कुछ अत्याचार रोशनी में आकर जो है हमें दिखाई दे गए हैं, लेकिन बहुत सारे अत्याचार ऐसे हैं जिनकी रिपोर्टिंग तक नहीं हो पाई है। तो साथियों, इसी अपील के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से